अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो है रेंटल केस दुबई में। अच्छा, अब अगर रेंटल केस आपको दुबई में होता है तो आपको क्या करना है, उसके लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले जो आपका एजारी है वो उसकी उसकी वजह क्या है, वो किस वजह से आपके ऊपर रेंटल केस हो सकता है। अब मेरे इस कुछ 4 5 साल के जो एक्सपीरियंस है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे मल्टीपल डिफरेंट किस्म के केसेस देखे हैं। मेरे अंदाजे में ज़्यादातर रेंटल केसेस तब होते हैं लोगों के ऊपर जब वो जारी एक प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी के अंदर रहते रहते उनको फॉर व्हाट्स एवर रीज़न, किसी भी वजह से उस वो प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ती है। अब वो प्रॉपर्टी जब वो छोड़ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक बहुत मेजर गलती करते हैं कि वो ना तो उसकी पेनल्टी पे करते हैं, ना वो अपने जो चेक्स उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड को जमा कराए हैं ना उनसे वो वापस लेते हैं, और ना ही अपना इजारी कैंसिल करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चेक्स तो वापस ले लेते हैं लेकिन इजारी कैंसिल नहीं करते और वो प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं। आपको अपना इजारी कैंसिल करके दीवा से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है। अब होता क्या है, जब आप एक प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और आप उसको छोड़ते हैं तो दीवा सिस्टम के अंदर, सॉरी, इसके इजारी सिस्टम के अंदर समहाउ कभी ना कभी, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, केसेस देखे हैं जिसके अंदर ये आपका जो केस है वो जो जो आपका रेंटल एग्रीमेंट है इजारी, वो रिन्यू हो जाता है एक पूरे साल के लिए। और लैंडलॉर्ड क्या करता है, उसके बाद वो जाता है, वो अपना लीगल प्रोसीजर पूरा करता है, वो उसको कैंसिल करवाता है। कैंसिल करवाने के बाद वो उसके ऊपर केस करता है। अब जब वो केस करता है तो वो आपके ऊपर ऑलमोस्ट लगभग 5,000 से 7,000 8,000 दिरहम तक की आरडीसी की कॉस्ट बेयर करता है। उसके ऊपर वो पूरे साल का रेंटल क्लेम करता है। अब आपके पास जो नंबर होता है वो अक्सर व बेशतर वो नंबर, हम लोग भी तो नंबर छोड़ देते हैं या वो नंबर हमसे गुम जाता है, ना हमें पता होता है। अब हम क्या करते हैं, हम उस नंबर को या तो चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास नोटिस आ भी रहे होते हैं और हमें मिल भी नहीं रहे होते, तो उससे क्या होता है कि उससे कोर्ट अपना प्रोसीजर पूरा कर लेता है। अब आती है बात की कोर्ट के प्रोसीजर की। कोर्ट का प्रोसीजर हो गया पूरा। अब क्या हुआ, उन्होंने को आरटीसी से आपके अगेंस्ट आ गई जजमेंट। मुझे बहुत दफा ही सुनने को मिलता है, खुबैब भाई हमारे पास पे जजमेंट आ गई, हमें नोटिस भी नहीं आया, हमें पता भी नहीं लगा, और अब मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे कह रहे हैं कि अब मेरे ऊपर केस है। अब जब मैं ढूंढता हूँ तो मुझे कहते हैं मेरे पे इजारी का केस है, और मैंने तो जिंदगी में सिर्फ ये 3 जगह पे प्रॉपर्टी में रहा हूँ या 2 जगह पे रहा हूँ, मैं जब से दुबई आया हूँ। बहुत सारी इस टाइप की मैंने चीज़ें देखी हैं। अब उससे क्या होता है कि अब आपके ऊपर केस है। अब जब आप वापस जाते हैं आरटीसी, तो आरटीसी आपसे कहता है कि आप या तो पूरे के पूरे पैसे पे करें और रेंटल कंपनी को बोलें, जो रियल स्टेट है उसको बोलें कि वो अपना केस विड्रॉ करे। अब एक ऑप्शन ये है आपके पास। अब आते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। ये तो होगी सारी प्रॉब्लम्स। अब इस इन सारी प्रॉब्लम्स का, ये इस सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि ये वो गलतियां हैं जो कि हम लोग नॉर्मली करते हैं। ये गलतियां हमें नहीं करनी है। अब हम लोग कैसे करेंगे इस चीज़ को आगे लेके? अब इसका अगर खुदा न खास्ता, लेट्स से फॉर इंस्टेंस आपसे ये गलती हो गई है और अब एक आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास मेनली 3 बड़ी ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप आरडीसी जाएं और आरडीसी जाके आप उन लोगों को बोलें कि भाई हमारा जो केस है इसको किसी तरीके से, अगर आपके पास कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, तो आपके पास कोई डिफेंस है, तो आप वहाँ पर जाके एक एप्लीकेशन, एक किस्म की ऑब्जेक्शन फाइल करें और आप बोलें कि जी कि मुझे नोटिस सर्व नहीं हुए, मुझे डिफेंस के देने का मौका नहीं मिला, तो मुझे मौका दिया जाए एक दफ़ा की अपील करने का, ताकि मैं अपनी साइड क्लियर कर सकूं। जो क्लेम है ये क्लेम इतना नहीं है, मैंने आधे साल के पैसे पे किए हैं, मैंने पैसे पूरे साल के पे किए हैं, मैंने नोटिस सर्व किया है, मैंने इस सारे लीगल मामलात को पूरा किया है, ये केस झूठा है, व्हाट्स एवर रीजन यू हैव, इफ यू हैव एनी। अच्छा, अब आती है दूसरी बात, दूसरी ऑप्शन। वो ये है कि आपके पास लेट्स से कि कुछ भी ऐसा नहीं है और आप डिफॉल्ट पर ही हैं, तो आप क्या करेंगे? अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम लोग सबसे पहले, मेरी एडवाइस ये है, मैं सबको ये कहता हूँ कि आप अपने रियल एस्टेट कंपनी के पास जाएं और आप जाके उनसे सेटलमेंट करने की कोशिश करें। अब आती है सेटलमेंट। अब सेटलमेंट अगर हम करते हैं तो सेटलमेंट कैसे करेंगे? लेट्स से कि हमारे पास, हम कहते हैं भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम इतने पैसे डबल डबल कहाँ से पे करें, एक प्रॉपर्टी की भी पे करें, दूसरी प्रॉपर्टी की भी पे करें, तो खाएं क्या?
तो उसमें फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है कि हम लोग ये कहते हैं कि हम आपसे कहते हैं कि आप उनके साथ पेमेंट टर्म बनाने की कोशिश करें। अगर तो पेमेंट टर्म बन जाता है तो वेल एंड गुड। अगर तो लैंडलॉर्ड स्टबन होता है और वो कहता है कि नहीं भाई मैं तो रिजिड हूँ और मैं काफ़ी स्ट्रिंजेंट हूँ उस चीज़ के ऊपर, उसको मुझे मेरे पास मेरे सुपीरियर से जो भी बंदा वहाँ पर इंडिविजुअल बैठा हुआ है उसकी वो भी नौकरी कर रहा है, ऑनेस्टली उसकी अपनी भी कंपनी नहीं होगी, तो उसके पीछे जो बॉसेज है उसके उन्होंने उसको कहा कि नहीं भाई जो भी आएगा उससे पूरे पैसे लेने हैं, क्योंकि उनका टाइम ज़ाया हुआ है, उनका खर्चा हुआ है, उन लोगों का नुकसान हुआ है, उन्होंने पूरा करना है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है? हमारे पास ऑप्शन बचती है कि हम वापस आरडीसी जाएं। अब लेट्स से आपके ऊपर केस है 10,000 दिरहम का, तो आप मिनिमम 20%, 10,000 दिरहम का 20 to 25% से लेके स्टार्ट हो जाती है चीज़। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उनको कोर्ट को बोलें कि आरडीसी को बोलें कि जी कि हम इस अमाउंट का 25% या 20% अभी जमा करा सकते हैं, हमें रिलीफ दिया जाए, हम ये इसको अभी जमा कराते हैं और बाकी जो पैसे हैं वो आप हम लोगों को डिवाइड कर दें मैक्सिमम 12 मंथ्स के अंदर या 15 मंथ्स के अंदर। कोशिश करें मैक्सिमम मांगने की। आगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक कोशिश करेगा, अल्लाह पाक आपके हाल पर रहम करेगा और उसको आपके जो जो ये है जो जो ड्यूरेशन है इंस्टॉलमेंट्स का वो इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन वो कुछ डिपेंड करता है केसेस के ऊपर, कभी वो 5 महीने होता है, कभी वो 8 महीने होता है, कभी वो 10 महीने होता है, कभी वो 12 महीने होता है, वो जज पे भी डिपेंड करता है। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इतना ही होगा। लेकिन स्टार्ट में आप अगर खाली हाथ जाएंगे तो वो कुछ नहीं होगा। तो यू हैव टू ब्रिंग 10-20% मिनिमम। नहीं अगर है तो जितना भी आप कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं, आप ट्राई करें, एप्लीकेशन दें, मे बी आपको एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन देयर इज ऑलवेज इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क, देयर इज नो हार्म इन आस्किंग। कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ के अंदर कि अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो आप पूछें, आप ये करें, ये आपके पास एक दूसरी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये नहीं करेंगे और कुछ नहीं होगा और आप दुबई से चले जाएंगे, तो दिस इज अ मैटर बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ये एक ऐसा केस है जिसमें हुकूमत के साथ आपने ज्यादती नहीं की है। ये केस है जिसमें आपका लेना देना एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ है जो कि एक प्रॉपर्टी का ओनर है या एक रियल एस्टेट कंपनी का ओनर है। और ये जो केसेस हैं ये जब तक आप उसको पे ऑफ नहीं करेंगे आपको इसके ऊपर रिलीफ नहीं मिलेगा। वो आपको यूएस छोड़ के जाने नहीं देंगे, आपका वीज़ा स्टक हो जाएगा, आपकी फैमिली के वीज़ा कैंसिल नहीं हो पाएंगे, आप लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे इस टाइप के मसले जो हैं वो एक मसले, ये एक छोटे से मसले से 200 मसले और खुलते हैं। तो मेरा ये एडवाइस है सब अपने तमाम लिसनर्स को कि यू मस्ट पे इट ऑफ। इधर आप थोड़ा थोड़ा करके पे ऑफ करें, लेकिन आप उसको पे ऑफ करें और टाइमली करें, ताकि जितना आप उसको छोड़ेंगे उस पर अक्सर केसेस के अंदर इंटरेस्ट लगता जाता है, चीज़ें बढ़ती जाती हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू वॉच these वीडियोज़ एंड मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल एक्सप्लेन कि अगर आपके ऊपर केस शारजा का है या अजमान का है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।